कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहाँ सब रोज की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वहाँ ईव नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों इजी और जोश के साथ ट्रैफिक में फंसी थी। वैसे उनके लिए ये नॉर्मल है क्योंकि सुबह के वक्त इतना ट्रैफिक होता ही है, लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला है उसके बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखा जाता है कि जब वो गाड़ी में बात कर रहे थे तभी उनके आसपास सब कुछ अजीब होने लगता है। वो देखते हैं कि उनके सामने की कई गाड़ियां जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि उनके नीचे की जमीन फट रही है। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इससे बचने के लिए बाकी सब की तरह ईव की फैमिली भी उस गड्ढे से दूर भागने लगती है, लेकिन पीछे से गड्ढे का साइज बढ़ता ही जा रहा है। भागते समय ईव का बेटा जोश एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो सबसे पीछे रह जाता है और देखते ही देखते जोश उस लड़की के साथ गड्ढे में गिर जाता है। ईव जोश को बचाने जाती है तो वो भी गड्ढे में लटक जाती है। इजी उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती क्योंकि गड्ढा लगातार बड़ा हो रहा है। इजी किसी तरह वहां से बच जाती है और गड्ढे का साइज बढ़ना रुकते रुकते अनगिनत लोग उसमें गिर चुके होते हैं। जो लोग बाहर बच गए वो भी एकदम शॉक में हैं कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने पहली बार देखी थी। इस हादसे के बाद हर तरफ इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन एक मीटिंग में था। असल में गेविन पहले मिलिट्री पायलट था, लेकिन 3 साल पहले उससे एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस घटना के बाद से गेविन मेंटल ट्रॉमा में रहने लगा और उसे अलग अलग जानवरों के विजन आने लगे। खैर, गेविन अब टीवी पर उस सिंकहोल की न्यूज देखता है जहां बताया जा रहा है कि शहर में बने उस गड्ढे में सैकड़ों लोग दब गए हैं। गेविन भी बाकी सबकी तरह अपनी फैमिली के लिए तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी बेटी मिलती है जो अपने पिता को सब बताती है कि कैसे उसकी मम्मी और भाई गड्ढे में गिर गए और शायद अब वो जिंदा नहीं है। तभी अचानक उस गड्ढे से कुछ अजीब चिड़ियाएं बाहर निकलती हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। दूसरी तरफ जब ईव को होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़े खाली हरे मैदान में थी जिसके ऊपर आसमान में एक हरे रंग की लाइट दिख रही है जो कि एक पोर्टल था और उसी की वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। वो सोचने लगती है कि गड्ढे में गिरने के बाद वो ये कौन सी जगह आ गई है। वो आसपास ढूंढने लगती है क्योंकि उसका बेटा जोश भी गड्ढे में गिरा था तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद वो जंगल पहुंचती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है और पास की एक जगह से धुआं निकल रहा है। वहां जाने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां और वो सब लोग जो उनके साथ गड्ढे में गिरे थे वो सब यहाँ पहुंच गए। ईव को फाइनली उसका बेटा जोश मिल जाता है, लेकिन उनके अलावा यहाँ सैकड़ों सर्वाइवर्स किसी अनजान जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें बस इतना याद है कि एक ग्रीन पोर्टल में गिरने के बाद वो सीधे यहाँ पहुंचे हैं, पर वापस कैसे जाएंगे ये अब तक किसी को नहीं पता। सबको घबराया हुआ देखकर डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने लगते हैं और सलाह देते हैं कि जब तक उनके लिए हेल्प नहीं आती तब तक उन्हें खुद के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना चाहिए जो उन्हें गाड़ियों से मिल जाएगा। अब सब इसी काम में लग जाते हैं। सब लोग गाड़ियों से सारा खाने पीने का सामान निकालकर एक जगह जमा करते हैं ताकि सब मिलकर एक कम्युनिटी की तरह सरवाइव कर सकें। लेकिन मैरी बेथ नाम की एक पुलिस ऑफिसर खाने का एक बॉक्स छिपा देती है। जब जॉर्ज उसे पकड़ लेता है तो मैरी कहती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब वो बहस कर रहे थे तभी उन्हें अपनी तरफ एक भेड़िया आता दिखता है। वो भेड़िया उन्हें देखकर पीछा करते हुए सर्वाइवल कैंप तक आ जाता है। भेड़िए से बचने के लिए सब अपनी अपनी गाड़ियों में छिप जाते हैं। भेड़िया जोश पर हमला करने ही वाला होता है, तभी टाई नाम का आदमी अपनी बंदूक से ऐन वक्त पर उसे गोली मार देता है। हालांकि वो गोली जोश को भी लग जाती है। जख्मी जोश को सब फौरन एक बस में ले जाते हैं। डॉक्टर सैम उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन बताते हैं कि बिना दवाइयों के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरी थी। अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें एम्बुलेंस ढूंढकर वहां से दवाइयां लानी होंगी। तब तक डॉक्टर सैम की बेटी राइली जोश का ख्याल रखेगी। दूसरी तरफ सरकार की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जो लोग गड्ढे में गिरे हैं उनके बचने की उम्मीद कम है, फिर भी सरकार उनकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश करेगी। गेविन जब ये सब सुन रहा था तो उसे अचानक कुछ विजन आते हैं। उसे अपनी पत्नी ईव एक पत्थर के पास दिखाई देती है जिस पर हाथ का निशान बना था। गेविन ये बात अपनी बेटी को बताता है। वैसे तो उसे ये विजन पहले से आते थे, पर अजीब बात ये थी कि अब वो इनमें अपनी फैमिली को देख पा रहा था। इसके बाद डॉक्टर सोफिया की टीम एक ड्रोन को उस ग्रीन पोर्टल के अंदर भेजती है ताकि पता चल सके कि वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही ड्रोन पोर्टल में घुसता है उसका सिग्नल टूट जाता है। बाहर खड़े गेविन को विजन आता है कि वो ड्रोन अंदर जाकर एक जगह क्रैश हो गया है, यानी उसे सिंकहोल के नीचे की चीजें दिख रही हैं जिसका कारण उसे खुद नहीं पता। वो डॉक्टर सोफिया को ये सब बताने की कोशिश करता है पर सोफिया उसे इग्नोर कर देती है। गेविन समझ जाता है कि उसके विजन्स का कोई मतलब है। उसे याद आता है कि जो पत्थर उसने विजन में देखा था वो कभी अपनी फैमिली के साथ उस जगह गया था। वो तुरंत घर जाकर पुरानी फोटोज चेक करता है और उसका शक सही निकलता है। एक फोटो में वो पत्थर दिख जाता है। गेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर खुदाई करने लगता है ताकि कोई सुराग मिले। हालांकि इजी को लग रहा था कि इन विजन्स का कोई फायदा नहीं है। तभी गेविन को मिट्टी में ईव की एक अंगूठी मिलती है जिसे वो हमेशा पहनती थी।
इसका मतलब ईव वहीं थी और उसके विजन सच थे। इधर गड्ढे के अंदर ईव, सैम और टाई तीनों मिलकर एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। रास्ते में टाई अपनी जान लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन ईव और डॉक्टर सैम उसे रोकते हैं। वो उसे समझाते हैं कि मरने से पहले किसी के काम आना और लोगों की मदद करना बेहतर है। खैर, वो चलते चलते एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि यह तो लॉस एंजल्स का मशहूर हॉलीवुड साइन वाला पहाड़ है, लेकिन आसपास की हालत देखकर उन्हें समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में आ चुके हैं। वो दवाइयां ले ही रहे थे कि तभी वहां एक खतरनाक टाइगर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते डॉक्टर सैम पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो टाइगर ईव और टाई पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो एक जाल में फंस जाता है। इसका मतलब ईव के ग्रुप के अलावा यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने इन जानवरों के लिए जाल बिछा रखा है। वो दोनों जल्दी से सैम को ढूंढते हैं जो काफी घायल हो चुके हैं। सैम कहता है कि जोश की हालत बहुत खराब होगी और अगर इन्फेक्शन फैल गया तो उसे बचाना नामुमकिन है। इसलिए सैम ईव से कहता है कि वो दवाइयां लेकर जोश के पास जाए। ईव टाई को सैम के पास छोड़कर खुद कैंप की तरफ भागती है और अपने बेटे को दवाइयां देना शुरू करती है। इधर बाहर की दुनिया में गेविन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसे इन सिंकहोल्स के बारे में जानकारी थी। गेविन उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि उस अंगूठी की कार्बन डेटिंग की जाए ताकि उसकी सही उम्र पता चल सके। अब डॉक्टर सोफिया नोटिस करती है कि गेविन इस मामले में काफी गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सोफिया उसे अकेले में बुलाती है और बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान के बीच में ऐसा ही एक सिंकहोल खुला था। तब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला और सरकार ने इसे सीक्रेट रखा। ताज्जुब की बात यह है कि उसी सिंकहोल के पास गेविन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, यानी उस क्रैश में गेविन की कोई गलती नहीं थी। तभी अंगूठी की रिपोर्ट आ जाती है और उसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं कि वह अंगूठी 10,000 साल पुरानी है। मतलब वो सिंकहोल असल में एक टाइम पोर्टल है और जो लोग उसमें गिरे हैं वो 10,000 साल पीछे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सोफिया एक स्पेशल प्लेन तैयार करती है ताकि उसे पोर्टल के अंदर भेजकर लोगों को वापस लाया जा सके। इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी गेविन के पुराने दोस्त लिवाई को दी जाती है। उधर पास्ट में सैम और टाई बैठे थे, तभी कैंप का एक मेंबर लुक्स उन्हें लेने आता है। लुक्स असल में उसी पुलिस ऑफिसर मैरीबेथ का बेटा है। इसके बाद कहानी में 2 बहनें दिखती हैं, लिली और वेरोनिका। वो अपने पिता को दफनाने की बात करती हैं क्योंकि उनके पिता की मौत हो चुकी है। कैंप का एक लड़का स्कॉट वेरोनिका की मदद के लिए जंगल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी ने उनके पिता की बॉडी को एक हाथ के निशान वाली जगह पर रखा है। मतलब यहाँ उनके अलावा कोई और इंसान भी मौजूद है। वेरोनिका अपनी बहन लिली पर गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लिली किसी और से बात करे। उधर प्रेजेंट में लिवाई के प्लेन लेकर निकलने से पहले गेविन उसे एक तरफ ले जाकर ईव की अंगूठी देता है ताकि अगर वो ईव से मिले तो उसे ये दे सके। पहले तो लिवाई मना कर देता है, लेकिन गेविन के जोर देने पर वो अंगूठी रख लेता है। असल में एक बार जब गेविन और ईव के बीच झगड़ा चल रहा था तब लिवाई का ईव के साथ छोटा सा अफेयर रहा था, पर गेविन इस वक्त इन पुरानी बातों के बारे में नहीं सोच रहा। उसे बस अपनी फैमिली की फिक्र है। अगले दिन अचानक कैंप में एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है। उसे देखकर सब डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन वो जानवर उनका सारा खाना खाकर वहां से चला जाता है। अब स्कॉट जो एक साइंस स्टूडेंट है सबको बताता है कि यह जानवर 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुका था। यानी ये कंफर्म हो जाता है कि पोर्टल की मदद से वो सब 10,000 साल पीछे पहुंच चुके हैं। मैरी अपने बेटे लुकस के साथ खाना ढूंढने निकलती है क्योंकि जानवर ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि जो बाघ जाल में फंसा था वो अब वहां नहीं है। उधर कैंप में गिरने के बाद डॉक्टर सैम को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें उनकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देना होगा वरना वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी बेटी राइली बहुत डरी हुई है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, पर जोश और स्कॉट की मदद से वो हिम्मत करके इंजेक्शन दे देती है और अपने पिता को बचा लेती है। इधर ईव और टाई खरगोशों का शिकार कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा भालू आ जाता है। उससे बचने के चक्कर में दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं और सरप्राइजिंगली वहां उन्हें मैरी और लुकस भी मिलते हैं। अब चूंकि रास्ता बंद हो चुका है इसलिए वो चारों गुफा के दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है। अजीब बात ये थी कि उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो इस जमाने का नहीं है। शायद वो भी उनकी तरह यहाँ आया होगा और वापस न जा पाने की वजह से उसने खुद को गोली मार ली थी। किसी तरह वो चारों गुफा से बाहर निकलते हैं और कुछ खाने लायक मशरूम लेकर शाम को कैंप लौट आते हैं। वर्तमान में लिवाई अपना प्लेन लेकर पोर्टल में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही प्लेन पोर्टल को टच करता है सोफिया की टीम का प्लेन से संपर्क टूट जाता है। सबको लगता है कि लिवाई मारा गया, लेकिन असल में लिवाई पैराशूट की मदद से पास्ट में सुरक्षित पहुंच जाता है। जब वो पोर्टल से गुजरता है तो कैंप के लोग देखते हैं कि ऊपर आसमान में पोर्टल खुल रहा है और एक प्लेन क्रैश हो रहा है। कैंप के कुछ लोग प्लेन को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें लिवाई मिल जाता है। अब वो सब मिलकर प्लेन की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी की मदद से वो वापस उड़कर घर जा पाएंगे। तलाश के दौरान अचानक राइली पर एक विशाल सांप हमला कर देता है, लेकिन लिवाई वक्त पर गोली चलाकर राइली की
जान बचा लेता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो आखिरकार उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रैश होने की वजह से प्लेन काफी डैमेज हो चुका था। लिवाई कहता है कि डैमेज तो ठीक हो सकता है, पर उसके पास रिपेयरिंग के लिए जरूरी औजार नहीं है और इस जमाने में वो मिलना मुमकिन भी नहीं है। इसलिए वो प्लेन से जरूरी खाना और इमरजेंसी सामान निकाल लेते हैं। तभी लिवाई को प्लेन के सिस्टम से एक अजीब सिग्नल मिलता है जो वहां से 5 किलोमीटर दूर एक जगह से आ रहा था। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पहले उस सिग्नल का पीछा करेंगे और फिर कैंप वापस जाएंगे। रास्ते में लिवाई ईव को वो अंगूठी देता है जो गेविन ने फ्यूचर से भेजी थी। इधर प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन डॉक्टर सोफिया के ऑफिस जाता है। वहां उसे एक फाइल मिलती है जिसमें इस पोर्टल जैसे और भी कई पोर्टल्स की फोटोज थी। उन तस्वीरों में डॉक्टर सोफिया एक और डॉक्टर के साथ खड़ी थी। इसी बीच गेविन को खबर मिलती है कि सरकार ने लिवाई के प्लेन क्रैश होने के बाद सारे रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिए हैं। गेविन वो फाइल चोरी करके वहां से निकल जाता है और डॉक्टर रेबेका के घर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि सोफिया भी वहीं है और उनके पास एक और प्लेन है जो उन्होंने पोर्टल में भेजने के लिए तैयार किया है। रेबेका यहाँ गेविन को सारा सच बता देती है कि ये टाइम पोर्टल पहले भी कई बार खुल चुका है। पिछली बार जब ये खुला था तो उन्होंने साइंटिस्ट्स की एक टीम अंदर भेजी थी, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही पोर्टल गायब हो गया और वो टीम वहीं फंस गई। उस टीम में सोफिया की एक दोस्त डायना भी थी। गेविन कहता है कि वो अब इस प्लेन की मदद से पोर्टल के अंदर जाएगा। रेबेका भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि वो पोर्टल पर और रिसर्च करना चाहती है। उधर पास्ट में वेरोनिका की अपनी बहन लिली से लड़ाई हो जाती है क्योंकि लिली उसकी बात नहीं मान रही थी। गुस्से में लिली जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ उसे अपने कैंप के ही एक आदमी की लाश मिलती है। लिली चिल्लाकर सबको बुलाती है। सब देखते हैं कि उस आदमी की मौत बिजली का झटका लगने से हुई है, पर इस जमाने में बिजली कहाँ से आई? लिली बताती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा है जिसकी पीठ पर हाथ का निशान बना था। हालांकि वेरोनिका उसे चुप कराकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन उनकी बातें पीछे से एक आदमी छिपकर सुन रहा था जिसका नाम साइलास है। दूसरी तरफ लिवाई और उसका ग्रुप उस सिग्नल का पीछा करते हुए एक गांव तक पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ उनके अलावा और भी लोग बसे हुए हैं। उस गांव में एक मंदिर था जिस पर हाथ का निशान बना था। वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो ठीक उसी निशान के ऊपर पड़ी थी। लिवाई सबको बताता है कि सोफिया ने उसे एक सीक्रेट मिशन दिया था, उन साइंटिस्ट्स को ढूंढना जो 3 साल पहले यहाँ आए थे। फोटो से मैच करने पर लिवाई को समझ आता है कि ये डेड बॉडी उन्हीं में से एक साइंटिस्ट की है। लिवाई उस बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और सबको लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि खतरा हो सकता था। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक कमरे में लुक्स और स्कॉट पर एक आदमी हमला कर देता है। वो लुक्स को बेहोश कर देता है और स्कॉट को बंदी बना लेता है। अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, जिससे लगता है कि शायद वो भी फ्यूचर से ही यहाँ आया है। दूसरी तरफ जोश और राइली गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी सामने से गांव वाले आ जाते हैं। उन्हें देखते ही गांव वाले तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए जोश और राइली वहां से भाग निकलते हैं। इधर ईव और लिवाई को भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो गांव के ही एक घर में छिप जाते हैं जहाँ कुछ बच्चे बैठे थे। वहाँ आइजेया नाम का एक बच्चा उन्हें बताता है कि उसके दादा साइलस ने कहा है कि जो लोग आसमान से आए हैं वो बहुत खतरनाक हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। ईव उसे यकीन दिलाती है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। छोटा आइजेया उनकी बात मानकर उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है। उधर स्कॉट और लुक्स को मंदिर में बांध कर रखा गया था, लेकिन लुक्स अपनी जेब में रखे लाइटर से रस्सी जलाकर खुद को और स्कॉट को आजाद कर लेता है। वहीं जोश और राइली भागते समय अपने फोन पर गाना बजाकर गांव वालों को चकमा देते हैं और वापस गांव पहुंच जाते हैं, जहां पूरा ग्रुप एक साथ जमा होता है। इसके बाद वो सब वापस कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि साइलस और गांव वाले उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनके लीडर पाड़ा ने उन्हें जाने दिया। कैंप पहुंचकर वो बाकी सबको बताते हैं कि यहाँ उनके अलावा और भी लोग हैं जो पास के गांव में रहते हैं और इसी जमाने के हैं। रात के वक्त टाई लिली से पूछता है कि वेरोनिका उसे हमेशा डांटती क्यों रहती है। लिली उसे सारा सच बता देती है कि वेरोनिका उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका और उसके पिता ने मिलकर लिली को किडनैप किया था। ये बातें वेरोनिका पीछे से सुन लेती है और डर के मारे कैंप से भाग जाती है। इधर ईव गेविन के नाम एक लेटर लिखती है। वो सोचती है कि जिस तरह फ्यूचर में गेविन को उसकी अंगूठी मिली, शायद ये लेटर भी मिल जाए। लेटर में ईव गेविन से माफी मांगती है कि उसने उसके विजन्स पर यकीन नहीं किया। वो ये भी लिखती है कि पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, इसलिए रेस्क्यू टीम जल्दी भेजी जाए। वहीं लिवाई सोफिया की खोई हुई साइंटिस्ट दोस्त डायना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से लिवाई का डायना से संपर्क हो जाता है। डायना बताती है कि उनका विमान डैमेज हो गया था, इसी वजह से वो वापस नहीं जा पाई। लिवाई को आइडिया आता है कि वो डायना के विमान से जरूरी पार्ट्स और सामान निकालकर अपने प्लेन को ठीक कर लेंगे और फिर सब मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई प्लेन ठीक होने के बाद वो वापस जा पाएंगे? सुबह होते ही लिवाई कैंप के कुछ लोगों को लेकर डायना की बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार वो लोग डायना के पास पहुंच जाते हैं। डायना उन्हें सब कुछ विस्तार से बताती है। वहाँ उन्हें डायना का प्लेन मिलता है जो उनके प्लेन से अलग मॉडल का और साइज में काफी बड़ा था। वो प्लेन की तलाशी लेते हैं और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वहाँ
वहाँ औजारों का वो बॉक्स मिल जाता है जिससे लिवाई अपने प्लेन को ठीक कर सकता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में सोफिया गेविन की बातों पर यकीन करके एक ऐसे मैदान में छानबीन कर रही है जहाँ से पहले भी सबूत मिले थे कि पुराने वक्त में यहाँ सर्वाइवर्स कैंप रहा होगा। यानी हो सकता है कि ठीक इसी जगह पर अतीत में ईव का कैंप रहा हो। सोफिया और उसकी टीम को जब ईव की अंगूठी मिलने की बात पता चली तो वो यहाँ इसीलिए खुदाई कर रहे थे ताकि पता चल सके कि अतीत में उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वहाँ उन्हें एक बहुत पुराना कागज मिलता है जिस पर काफी कुछ लिखा था। असल में ये वही लेटर था जो ईव ने गेविन के लिए लिखा था। यानी ये पक्का हो गया कि इसी जगह ईव का कैंप था। इसके अलावा उन्हें वहाँ एक प्लेन का मलबा भी मिलता है। वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये मलबा बिल्कुल उसी प्लेन जैसा है जो उन्होंने भेजा था। मलबे के अंदर कुछ कंकाल भी मिलते हैं। इसे देखकर गेविन और सोफिया समझ जाते हैं कि शायद लिवाई और बाकी लोग प्लेन से वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। ये सच जानकर गेविन फौरन रेबेका के प्लेन की तरफ भागता है ताकि वो खुद अतीत में जाकर उन्हें वार्न कर सके, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मी उसे रोक लेते हैं। गेविन अब सोफिया से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें किसी भी तरह जल्दी से अतीत में ये मैसेज भेजना होगा कि वो प्लेन से वापस आने की कोशिश न करें वरना सब मारे जाएंगे। अतीत में लिली टाई को बताती है कि शायद वेरोनिका को भी उसके पिता ने किडनैप किया होगा, यानी वो भी लिली की तरह एक विक्टिम थी, लेकिन बड़ी होकर वो अपने नकली पिता की तरह बन गई। लिली की बात मानकर टाई वेरोनिका को ढूंढने निकलता है। वो देखता है कि वेरोनिका अपने नकली पिता की कब्र के पास बैठकर रो रही है। टाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वेरोनिका खुद एक शिकार है, लेकिन वेरोनिका डर के मारे टाई के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इधर ईव और लिवाई कैंप वापस आकर सबको खुशखबरी देते हैं कि प्लेन ठीक हो जाएगा और वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन प्लेन छोटा होने की वजह से सब एक साथ नहीं जा सकते। ईव सबके हक का ख्याल रखते हुए लॉटरी सिस्टम रखती है। लॉटरी में जोश और लुक्स का नाम निकलता है। तभी स्कॉट लुक्स को बताता है कि उसने पास के एक पेड़ के नीचे जमीन में संदूक जैसा कुछ देखा है। वो दोनों वहाँ जाकर खुदाई करते हैं और संदूक बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस संदूक के अंदर गोल्ड ब्रिक्स भरी थीं जो अमेरिकन सिविल वॉर के समय की थीं। यानी कोई भविष्य से ये सोना लेकर यहाँ आया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और वो खजाना वहीं दबा रह गया। लुकस ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो उन सोने की ईंटों को अपने साथ प्रेजेंट में ले जाकर अमीर बनना चाहता था, लेकिन तभी उन्हें आसमान से कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। सब उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है। उस ड्रोन में गेविन ने सबके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था जिसमें वो साफ वार्निंग देता है कि कोई भी प्लेन से वापस आने की कोशिश न करे वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें सबके कंकाल मिले हैं। गेविन बताता है कि वे एक नया और सुरक्षित विमान तैयार कर रहे हैं जिससे वो खुद आकर सबको रेस्क्यू करेगा। मैरी उसकी बात मान जाती है, लेकिन कैंप के बाकी लोग अभी इसी वक्त निकलना चाहते हैं क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। इसी बीच लिवाई और डायना प्लेन स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे कि मैरी गन पॉइंट पर उन्हें रोक लेती है। बहस के दौरान डायना अपनी पिस्टल निकालती है, लेकिन गलती से गोली प्लेन के इंजन में लग जाती है। मैरी भी खुद को बचाने के चक्कर में डायना पर गोली चला देती है और कुछ ही देर में डायना की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में गेविन और रेबेका प्लेन लेकर पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड ऑफिस से गवर्नमेंट एजेंट्स उन्हें मना कर देते हैं। वो वार्निंग देते हैं कि अगर बिना परमिशन के वो सिंकहोल के पास गए तो मिसाइल से उन्हें उड़ा दिया जाएगा। डॉक्टर रेबेका हर हाल में इस राज को सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही प्लेन से पोर्टल के अंदर कूद जाती है। इजी अपने पिता गेविन को कॉल करके कहती है कि उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, जिसके बाद गेविन प्लेन घुमाकर वापस आ जाता है। उधर अतीत में कैंप के सब लोग देखते हैं कि वो पोर्टल आखिरकार पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रुप के लोग एक मीटिंग करते हैं और मैरी वीव को ग्रुप से निकालने का फैसला करते हैं। एक तो मैरी ने डायना को गोली मारी थी और दूसरा ईव ने गेविन की बात मानकर सबको रुकने को कहा। वोटिंग के बाद मैरी और ईव को कैंप छोड़ने को कहा जाता है। ईव को यह देखकर बहुत दुख होता है कि मैरी का अपना बेटा लुक्स भी अपनी माँ के खिलाफ वोट देता है। इधर टाई की आंख खुलती है जिसे वेरोनिका ने बेहोश किया था। होश में आने पर वो देखता है कि उस गांव का लीडर पाड़ा उसकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन पाड़ा ने असल में एक सांप को मारकर टाई की जान बचाई थी। वो टाई के घावों का इलाज करने के लिए उसे एक गुफा में ले आता है। पाड़ा उसे बताता है कि वे लोग बुरे नहीं हैं, वे बस अपने गांव को आसमान से गिरने वाले लोगों से बचा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हथियारों के साथ बहुत से लोग वहां गिर रहे हैं। पाड़ा कहता है कि अब बर्फ का तूफान आने वाला है, इसलिए टाई को कुछ समय इसी गुफा में रहना होगा। प्रेजेंट में सरकार गेविन को कड़ी वार्निंग देती है। वहां से निकलने के बाद गेविन सोफिया को एक जरूरी बात बताता है। असल में जब गेविन छोटा था तब एक परिवार ने उसे गोद लिया था। उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं। गेविन को लगता है कि अगर वो अपनी असली फैमिली को ढूंढ ले तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे ये विजन्स क्यों आते हैं और उसका इस सिंकहोल से क्या नाता है। इसके बाद गेविन और सोफिया रिसर्च करके पता लगाते हैं कि बचपन में गेविन को एक चर्च की तरफ से पाला गया था। वो एड्रेस लेकर वहां पहुंचते हैं जहां
एक महिला गेविन को पहचान लेती है। वो बताती है कि 1988 में उन्होंने गेविन को सड़क के किनारे अकेले खड़ा पाया था, लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था, उसके साथ 12 साल की एक लड़की भी थी। चूंकि उनके परिवार का कोई पता नहीं चला, इसलिए चर्च ने उन दोनों को अलग अलग फैमिलीज को गोद दे दिया। गेविन और सोफिया उस लड़की का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंचते हैं। हालांकि वो लड़की अब वहां नहीं रहती, पर वहां उसके हाथ का बनाया हुआ एक स्टैचू रखा था। ये बिल्कुल उसी हाथ के निशान वाला स्टैचू था जिसका विजन गेविन को हमेशा आता है। इसका मतलब गेविन की तरह उस लड़की को भी विजन्स आते हैं। उधर अतीत में बर्फीला तूफान कैंप के करीब पहुंच चुका था। ईव और मैरी अपने बच्चों को विदा कहकर कैंप से जाने लगती हैं, लेकिन तभी एक भारी टावर लुक्स के शेल्टर पर गिर जाता है। मैरी अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है और माँ बेटा दोनों उस मलबे के नीचे फंस जाते हैं। सब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत बहुत भारी थी। अगर तूफान बढ़ गया तो वो अंदर ही दम तोड़ देंगे। आखिर में वो लोग वहाँ एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं, जिसकी मदद से मैरी और लुक्स बाहर निकल पाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद सब देखते हैं कि मैरी ने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को बचाया है, इसलिए ईव और मैरी को कैंप से निकालने का फैसला रद्द कर दिया जाता है। यानी अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लुक्स अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो उन पर बहुत ज्यादा नाराज था। दूसरी तरफ टाई पाड़ा को शुक्रिया कहकर वापस कैंप आ जाता है। तभी उन्हें लिली की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची आ रही है। ये वही आइजेया थी जिसने उन्हें गांव से निकलने का रास्ता दिखाया था। उसके हाथ में चोट लगी थी, तो डॉक्टर सैम उसकी मरहम पट्टी करते हैं और आइडिया देते हैं कि अगर वो आइजेया को सुरक्षित वापस छोड़ आए तो गांव वालों के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ईव, लिवाई और टाई आइजेया को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव वाले पहले उन्हें घेर लेते हैं, पर टाई पाड़ा से गुजारिश करता है कि वे उन्हें खेती करना और शेल्टर बनाना सिखा दें। टाई जानता है कि अगर कैंप के लोग भूखे रहे तो वो गांव वालों पर हमला कर सकते हैं। अगले दिन से सर्वाइवर्स की ट्रेनिंग शुरू होती। गांव वाले अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे 60 साल पहले पहली बार वो पोर्टल खुला था। तब से कई बार अलग अलग समय के लोग यहाँ गिरते रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास हथियार थे। इस गांव में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो फ्यूचर के किसी न किसी समय से यहाँ आए हैं। उन्हीं लोगों से गांव वालों ने धीरे धीरे इंग्लिश सीखी है और अब वो किसी की भी इंग्लिश समझ सकते हैं। उधर वेरोनिका फिर से लिली को वापस लेने आई थी, जो पास की एक गुफा में छिपी हुई थी। तभी मैरी और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और कार के स्टीयरिंग से बांध देते हैं, लेकिन वेरोनिका की तबीयत खराब होता देख वो उसे खोल देते हैं और डॉक्टर सैम उसका इलाज करते हैं। इधर लिवाई गांव वालों से पूछता है कि उन्हें बिजली के झटके से मरे हुए लोग कैसे मिल रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि उन्हें पहले भी ऐसी कई डेड बॉडीज मिली थीं और वो अपनी संस्कृति के हिसाब से उन्हें हाथ के निशान वाली जगह पर रख देते थे। तभी खबर आती है कि आइजेया को किसी ने किडनैप कर लिया है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। साइलस उसे ढूंढ भी लेता है, पर पता चलता है कि किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेबेका है। रेबेका वही है जो प्लेन से कूदकर पोर्टल के जरिए यहाँ पहुंची है। वो आइजेया को पकड़कर कोई काम पूरा करना चाहती है। साइलस उसे चाकू दिखाकर डराता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, यानी साइलस को इस बारे में कुछ पता है। साइलस रेबेका को चाकू मार देता है और आइजेया को साथ ले जाता है। बाद में बाकी लोग रेबेका को घायल हालत में गांव ले आते हैं। लिवाई एक पुरानी फोटो देखकर पहचान जाता है कि रेबेका उस साइंटिस्ट टीम का हिस्सा थी जो सालों पहले यहाँ आकर फंस गई थी। जब रेबेका को होश आता है तो वो ईव को अकेले में बुलाती है। उधर साइलस आइजेया को लेकर भागा हुआ है ताकि उसे सबसे बचा सके, पर छोटा आइजेया डर के मारे मौका पाकर अकेले ही गांव की तरफ आने लगता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन और सोफिया उस लड़की का नया एड्रेस ढूंढ लेते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सिंक होल खुला हुआ मिलता है और गेविन को फिर से विजन आने लगते हैं। इधर अतीत में रेबेका ईव को बुलाकर सारा सच बताती है और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रेबेका कहती है कि छोटा आइजेया असल में और कोई नहीं बल्कि गेविन ही है। जी हाँ, वही गेविन जो भविष्य में ईव का पति और इजी जोश का पिता है। रेबेका बताती है कि आइजेया जल्द ही पोर्टल के जरिए 1988 में चला जाएगा, जहाँ एक चर्च उसे गोद ले लेगा। साइलस इसीलिए उसे लेकर भाग रहा है क्योंकि वो अपने पोते को भविष्य में नहीं भेजना चाहता। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आइजेया भविष्य में नहीं गया तो ईव और गेविन की कभी शादी नहीं होगी और उनके बच्चे कभी पैदा ही नहीं होंगे, यानी उनका पूरा वजूद मिट जाएगा। रेबेका कहती है कि ईव को अपनी फैमिली बचाने के लिए आइजेया को ढूंढकर उस टाइम पोर्टल तक ले जाना होगा जो 1988 से जुड़ा है। इधर प्रेजेंट में गेविन को सब याद आ जाता है कि वो असल में 10,000 साल पहले के समय से आया है। उसे जो विजन आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें थीं। रेबेका सबको इकट्ठा करके कहती है कि उन्हें आइजेया को तुरंत उस पोर्टल में भेजना होगा जो 1988 में खुलता है। पोर्टल कल खुलने वाला है और बहुत जल्द बंद भी हो जाएगा। अब पूरा ग्रुप अलग अलग टीमें बनाकर आइजेया को ढूंढने निकल पड़ता है। जोश को आखिरकार आइजेया दिख जाता है जिस पर एक टाइगर हमला करने वाला था, लेकिन जोश वक्त रहते अपनी जीप की स्पीड बढ़ाकर टाइगर को उड़ा देता है। तभी लिवाई भी वहां पहुंच जाता है। आइजेया के हाथ पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा फ्यूचर वाले गेविन के हाथ पर है, यानी रेबेका की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद वो आइजेया को उस पोर्टल की तरफ ले जाने लगते हैं जिसकी लोकेशन रेबेका ने दी थी, लेकिन बूढ़ा साइलस उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका
उसका पोता उसे छोड़कर जाए। वर्तमान में वो लड़की घर आती है जिसका नाम एला है। उसने ही 1988 में आइजेया को सड़क किनारे पाया था। वो बताती है कि उसे भी गोद लिए जाने से पहले का कुछ याद नहीं है और उसे भी कुछ विजन्स आते हैं, पर वो श्योर नहीं है कि वो उसका पास्ट है या नहीं। अतीत में रेबेका थोड़ी ठीक होकर कैंप पहुंचती है। उधर ईव, जोश और लिवाई छोटे आइजेया को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक पुल पार करना था। ईव और आइजेया पहले पुल पार करते हैं, तभी साइलस उन्हें पकड़ लेता है। मौका देखकर लिवाई पुल की रस्सी काट देता है ताकि साइलस उस पार न जा सके और ईव आइजेया को पोर्टल तक पहुंचा सके। साइलस उन्हें धमकी देता है कि अगर आइजेया को वापस नहीं किया तो वो लिवाई और जोश को मार डालेगा। वो उन्हें पहाड़ के आखिरी छोर पर मिलने को कहता है। इधर प्रेजेंट में एला और गेविन जब बात करते हैं तो एला को अपना अतीत याद आने लगता है। यहाँ एक और बड़ा धमाका होता है। एला और कोई नहीं बल्कि लिली है। वही लिली जो वेरोनिका के साथ 10,000 साल पीछे गई थी और फिर वहाँ से 1988 में आ गई। याददाश्त चले जाने की वजह से उसने नई जिंदगी शुरू कर दी थी। इसका मतलब 2024 में एक ही वक्त पर दो लिली मौजूद थी, बस उन्हें इस बात का पता नहीं था। अतीत में रेबेका सबको बताती है कि 1988 वाला पोर्टल बस एक दिन के लिए खुलेगा। सर्वाइवर्स तय कर सकते हैं कि उन्हें उस समय में जाना है या नहीं। रेबेका लिली के पास जाकर उसे 1988 में जाने के लिए कहती है ताकि टाइमलाइन सही सलामत रहे। लिली तैयार हो जाती है और वेरोनिका भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वेरोनिका की किस्मत खराब थी। रास्ते में उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। लिली उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो छोटी थी और नहीं कर पाती। मजबूरन वेरोनिका उसे अकेले आगे बढ़ने और किसी की मदद लेने को कहती है। लिली उसे विदा कहकर अकेले पोर्टल की तरफ निकल जाती है। प्रेजेंट में एला उन्हें अपने बचपन की कुछ चीजें दिखाती है, जहां उन्हें एक कागज मिलता है। एला को याद आता है कि अतीत वाली रेबेका ने उसे विदा करने से पहले यह दिया था। उस कागज में उन सभी पोर्टल्स की लिस्ट थी कि वो कब और कहां खुलेंगे। अब सवाल यह है कि रेबेका को यह सब कैसे पता चला और उसने आइजेया और लिली को कैसे पहचाना। इसका जवाब आगे मिलेगा। उस लिस्ट में कल की एक डेट थी जो दिखा रही थी कि सीटल शहर में थोड़ी देर के लिए एक पोर्टल खुलेगा। इसका मतलब वहां के लोग खतरे में हैं। अब उन्हें सरकार को अलर्ट करके उस जगह को खाली करवाना होगा। पास्ट में ईव की मदद के लिए पार्डा और टाई आते हैं, लेकिन ईव को उन पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए वो छोटे आइजेया से कहती है कि जैसे ही तुम्हें पोर्टल दिखे तुम उसमें चले जाना। वो अकेले ही जोश और लिवाई को साइलस से बचाना चाहती है। कुछ देर बाद साइलस के आदमी ईव को पकड़ लेते हैं। साइलस कहता है कि वो जानता है कि आइजेया यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा और वो उसे खोना नहीं चाहता। पीछे से आइजेया छिपकर ये सब देख रहा था। तभी साइलस का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर सैम आकर उसे बेहोश कर देता है। सैम लुक्स और राइली से कहता है कि जैसे ही पोर्टल खुले तुम आइजेया को उसमें भेज देना। मैं यहाँ ईव और जोश को साइलस से बचाऊंगा। इसके बाद सैम अकेले ही साइलस के आदमियों की धुलाई शुरू कर देता है। साइलस तो वहाँ से खिसक जाता है, पर बाकी सब खुद को आजाद कर लेते हैं। ईव देखती है कि जोश की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसका फ्यूचर रिस्क में है। अगर आइजेया पोर्टल में नहीं गया तो जोश का वजूद मिट जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन की बेटी इजी के साथ भी हो रहा था। अतीत में पार्डा और टाई साइलस का पीछा करते हैं ताकि वो कुछ और गड़बड़ न करे। आइजेया के ग्रुप के सामने कुछ गांव वाले आ जाते हैं। आइजेया को बचाने के लिए मैरी गोली चला देती है। इस लड़ाई में वो एक आदमी को तो मार देती है, पर उसके पेट में चाकू लग जाता है। वो सबको कहती है कि मेरी वजह से देर मत करो और आगे बढ़ो। वो लुकस के साथ वहीं रुक जाती है। जब लुकस अपनी माँ को लेकर कैंप वापस जा रहा था तब चोट गहरी होने की वजह से मैरी की मौत हो जाती है। इधर ईव का ग्रुप गुफा से शॉर्टकट लेने का फैसला करता है क्योंकि पोर्टल काफी दूर है। गुफा के अंदर उन्हें एक सीढ़ी मिलती है जिससे ऊपर चढ़ना था। जोश पहले कूदकर ऊपर चढ़ जाता है, फिर आइजेया चढ़ता है, लेकिन जब ईव चढ़ रही होती है तो रस्सी पुरानी होने की वजह से टूट जाती है। जोश किसी तरह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लेता है। बाकी लोग नीचे ही रह जाते हैं और ईव जोश और आइजेया को लेकर आगे बढ़ती है। आखिरकार उन्हें वो पोर्टल दिख जाता है। प्रेजेंट में गेविन और सोफिया सरकारी एजेंट को वार्निंग देते हैं कि सीटल शहर में भूकंप आने वाला है क्योंकि वहाँ पोर्टल खुलेगा। पुलिस शहर खाली कराने लगती है, पर तभी पता चलता है कि मैप बदल रहा है, फ्यूचर बदल रहा है और पोर्टल शहर के बजाय थोड़ी दूर एक दूसरी जगह पर खुलता है। गेविन सोफिया और सोल्जर्स के साथ उस जगह पहुंचता है, पर पोर्टल इस बार बहुत छोटा था जिसमें प्लेन नहीं जा सकता था। इसी वक्त पास्ट में जोश और प्रेजेंट में इजी बहुत कमजोरी महसूस करने लगते हैं क्योंकि आइजेया अब तक पोर्टल में नहीं गया था। ईव जैसे ही आइजेया को पोर्टल की तरफ ले जाती है, साइलस आकर ईव को धक्का दे देता है और आइजेया को ले जाने लगता है, लेकिन आइजेया खुद उसके साथ नहीं जाना चाहता और भागकर ईव के पास आ जाता है। इतने में टाई और पाड़ा भी वहां पहुंच जाते हैं और साइलस को समझाते हैं, जिसके बाद साइलस मान जाता है। ईव आइजेया को पोर्टल में भेज देती है जिससे रियलिटी फिर से वैसी ही हो जाती है और जोश व इजी ठीक महसूस करने लगते हैं। तभी लिली भी पोर्टल के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे भी 1988 में जाकर अपनी डेस्टिनी पूरी करनी है। पोर्टल बंद होने वाला था और छोटा हो रहा था, जिसे देखकर लिली डर जाती है। जोश और राइली उसे हिम्मत देने के लिए पास जाते हैं, पर जैसे ही
पोर्टल एक झटके में बंद होता है वो लिली के साथ साथ जोश और राइली को भी अपने साथ खींच ले जाता है। यानी जोश और राइली भी 1988 में पहुंच गए हैं जहां उन्हें नहीं जाना था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में गेविन फैसला करता है कि वो इस पोर्टल के जरिए अपनी फैमिली के पास जाएगा। इजी और एला भी उसके साथ जाने का फैसला करती हैं और तीनों पोर्टल में कूद कर पास्ट में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक विशाल प्राचीन हाथी दिखता है जिससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि वो अतीत में हैं। उधर रेबेका स्कॉट को कुछ दिखाने ले जाती है। वो एक मॉडर्न बिल्डिंग थी जिसे इस जमाने में किसी ने बना लिया था। अब इस बिल्डिंग का राज क्या है? क्या गेविन बाकी सर्वाइवर्स को वापस ला पाएगा? और जोश और राइली का क्या होगा जो 1988 में फंस गए हैं? कहानी यहीं खत्म हो जाती है।